तो दोस्तों हम यहाँ पर जब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो अगेन न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक हेट्रोपॉलीमर है। किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। अब यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो दे फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं। लेकिन आपने कहा सर, आपने बोल तो दिया न्यूक्लियोटाइड, लेकिन न्यूक्लियोटाइड अब है क्या? तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? दरअसल न्यूक्लियोटाइड में हमें तीन मोइटीज देखने को मिलती है। एक शुगर होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, और एक यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फेट मोइटी हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस पूरे मुझे कहना चाहिए न्यूक्लिक एसिड में विल बी डिस्कसिंग अबाउट डीएनए एंड आरएनए। यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हमें देखने को मिलेंगे दो। एक जिसमें होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। जिसमें हम डीएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए हमें डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है, लेकिन आरएनए जो है वो हमारा सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। अब यहाँ पर हम बात करें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में तो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ। डीएनए में हम फॉलो करते हैं वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कि यहाँ जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एंटी पैरेलली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं डबल हेलिक्स में। अब आप कहोगे एंटी पैरेलल मतलब क्या? एंटी पैरेलल मतलब दोनों की दोनों पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक चीज अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी चीज ऐसे नीचे की तरफ आएगी, एक ऊपर तो दूसरी इसके पैरेलली क्या आएगी, नीचे आएगी। दिस इज एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब दोनों के दोनों क्या है, अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंटी पैरेलल एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज एंटी पैरेलल। मतलब यहाँ पर जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऊपर की तरफ मूव करती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड नीचे की तरफ मूव करती है। इन डायरेक्शंस को हम लोग, मैं आप लोग को ऊपर नीचे बता रहा हूं, लेकिन इन डायरेक्शंस को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। इनको हम डायरेक्शंस को नाम देते हैं 3 to 5 एंड 5 to 3। मतलब एक का मूवमेंट 3 to 5 होगा तो दूसरे वाले का मूवमेंट क्या होगा, 5 से 3 की तरफ हो रहा होगा। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे जैसा मैं कह रहा था कि हमें डीएनए में एक नाइट्रोजन बेस देखने को मिलता है, एक शुगर मोइटी देखने को मिलती है और एक फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर अब शुगर में हमें दो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जिसके नाम पे डीएनए और आरएनए रखा गया है। अगर यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो ये बनाएगी डीएनए, अगर यहाँ पर राइबोज शुगर है तो वो बनाएगी आरएनए। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर डीएनए के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर देखने को मिल जाएगी along with nitrogenous base and phosphate group। अब यहाँ पे हम बात करें बैकबोन या मेन स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर जो मेन स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। यहाँ पर शुगर फॉस्फेट चेन जो होती है दिस फॉर्म्स दी बैकबोन ऑफ दी डीएनए या न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना रही होती है और यहाँ से अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं क्या, अंदर की तरफ हमें प्रोजेक्ट होते हुए दिखाई देंगे हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर्स। ठीक है, नाइट्रोजन बेस हमें क्या है, अंदर की तरफ दिखाई देते हैं। मतलब अगर आप इसको सिंपल सा समझना चाह रहे हो तो एक सिंपल सी भाषा में आप ले सकते हो, यू कैन कंसिडर ओवर हियर अ लैडर। आप एक बांस की या आप एक लोहे की सीढ़ी कंसिडर कर सकते हैं। उस लोहे की सीढ़ी में अगर आप देखेंगे तो साइड में दो डंडे होते हैं और उन दो डंडों के बीच में यहाँ पर स्टेप्स लगे होते हैं। तो वो जो दो डंडे हैं उनमें डंडों की अगर मैं बात करूं तो वो डंडे आर मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। लाइन से एक शुगर एक फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से लाइन से क्या है, ये शुगर और फॉस्फेट अरेंज्ड है। और यहां से जैसे हमारी सीढ़ी में क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं ना जिस पर हम चढ़ते हैं, उस तरीके से अंदर की तरफ यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं क्या, नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसिस हमें यहाँ पर क्या है, दो तरीके के देखने को मिलते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। तो ये क्या है, यहाँ पर अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक डीएनए का स्ट्रक्चर या एक मुझे कहना चाहिए वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ हम बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयर होता है, यहाँ पर हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर होता है, जहां पर हमेशा हमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को पिछली क्लास में पिछले वीडियोस में ही बताया है कि एडेनिन और थाइमिन आपस में पेयर करते हैं। इनको याद रखने का तरीका होता है एट, आप लोग चाहो तो ये इंग्लिश टर्म याद कर लो, या मुझे जो इन पर्टिकुलरली पसंद है दैट इज
ग्वानिन और साइटोसिन बाइंड होते हैं साथ में। ये याद रखने का सिंपल सा तरीका होता है जीसी, जिसको मैं याद कर लेता हूँ सीजी, सीजी स्टैंड फॉर सब्सट्रेट। ठीक है, मेरे को ऐसे ही याद है तो मैं वही चला रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि जो साइटोसिन है और जो ग्वानिन है, दीज आर बाउंड विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वहीं एडेनिन और थाइमिन जो है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, बाइंड हुए होते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होता है ये क्या होता है, दरअसल ये जो हमारा, मुझे कहना चाहिए, जब हम यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड में जब हम नेमिंग करते हैं तो यहाँ पर 3' कार्बन जो होता है वो क्या होता है, वो 3' कार्बन पे हमारा लगा होता है फॉस्फेट, और 5' कार्बन पे हमारा क्या लगा हुआ होता है, शुगर लगा हुआ होता है। ठीक है, 3' कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट लगा हुआ है, और 5' कार्बन पे हमारा शुगर लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो है पूरी की पूरी चेन बनी होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज एस्टर बॉन्ड। अब ये एस्टर बॉन्ड जो है ये क्या है, फॉस्फेट्स के बीच में होता है। यहाँ पर फॉस्फेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर हम इसको कह देते हैं कि यहाँ पर हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज बाउंड विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर हम इस बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो मुझे कहना चाहिए बॉन्ड होता है, दैट इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमने यहाँ 2 बॉन्ड देख लिए, एक हमने देख लिया यहाँ पर क्या, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये किसके बीच में, फॉस्फेट और, ये हमें देखने को मिल जाएगा किसके बीच में, फॉस्फेट और शुगर के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पर दूसरा बॉन्ड देखने को मिल जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो हमें देखने को मिल जाता है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में। सो दिस इज सम बेसिक, दीज वर सम बेसिक पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर एक डीएनए के बारे में बात करें तो एक डीएनए में हम बात करें तो एक जो पूरा टर्न होता है, उस पूरे टर्न में हमें 10 स्टेप्स देखने को मिलते हैं, 10 स्टेप यानी कि 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। एक टर्न की लेंथ जो होती है, ठीक है, यहां से चालू होके इस तरीके से घूम के वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए अगर हम बात करते हैं, जो पूरा लेंथ होता है, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी लेंथ जो है वो देखने को मिलती है 34 एंगस्ट्रॉम। ये 10 बेस पेयर के बीच की लेंथ है। तो एक बेस पेयर, सॉरी, 2 बेस पेयर के बीच की हमें लेंथ कितनी देखने को मिलेगी, हमें गैप देखने को मिलेगा 3.4 एंगस्ट्रॉम का। फिर हम यहाँ पे बात करें तो हर स्टेप में जो स्ट्रैंड है वो 36 डिग्री क्या होता है, घूमता है। इसका कैलकुलेशन कैसे निकाला, 10 स्टेप थे, 360 डिग्री घूमा, तो हर स्टेप पे कितना घूमा, 36 डिग्री, यानी कि 360/10। ठीक है, सिंपल से कैलकुलेशन। तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें डिस्कस करनी है। तो इसी के साथ मैं न्यूक्लिक एसिड एंड करता हूँ। थैंक यू।